नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीडवाना से। पिछले वीडियो में हमने कौटिल्य के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर विचारों की बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन पर विचार की। तो आइए दोस्तों, कौटिल्य के विचार जानने से पहले हम समझते हैं कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है। किसी भी संगठन में कार्मिक प्रशासन भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो कार्मिकों पर होती है, उन सभी टर्म्स को हम कार्मिक प्रशासन के अंदर लेते हैं। अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो एक कार्मिक प्रशासन विभाग होता है और उस कार्मिक प्रशासन विभाग का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख कार्मिक सचिव होता है। तो ये प्रक्रिया अभी भी विद्यमान है और इसी क्रम में हम कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन पर विचार देखते हैं। आप सब जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी और इस अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण थे और इन 15 अधिकरणों में से एक अधिकरण योगव्रत निरूपण था। इस योगव्रत निरूपण में कार्मिक प्रशासन के बारे में बात हुई है। तो आइए हम देखते हैं कार्मिक प्रशासनों पर कौटिल्य के क्या विचार थे। कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक कार्य सिद्धांतों, भर्ती, पद सोपान, वेतनमान, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, अवकाश और भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों का वर्णन इस योगव्रत निरूपण में किया है। तो सबसे पहले इसमें हम भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में कौटिल्य ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार की विधाएं बताई है। विधा का मतलब होता है योग्यता। इनमें थी अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। अन्वीक्षिकी आध्यात्म, दर्शन और तार्किक क्षमता पर आधारित योग्यता थी। त्रयी में धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, इससे संबंधित योग्यता शामिल की जाती थी। और वार्ता में कृषि, व्यापार, अर्थशास्त्र का ज्ञान आता था। दंड नीति में शासन कला, दांडिक व्यवस्था और राजनीति का ज्ञान शामिल किया जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा और युवराज को ये चारों विधाओं का ज्ञान होना या ये चारों योग्यताएं होना आवश्यक बताया था और अन्य सेवाओं के लिए भी उन्होंने कार्य अनुसार योग्यताएं बताई थी। जिस प्रकार अभी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण करने के लिए अलग अलग एजेंसी होती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है। उसी प्रकार उस समय भी परीक्षाओं का आयोजन होता था, लेकिन वो राजा के स्तर पर अलग तरीके से होता था। उसमें भर्ती के लिए 3 विधाएं थी। वो थी प्रत्यक्ष साक्षात्कार, परोक्ष परीक्षा और कार्य पर परीक्षण की बात। प्रत्यक्ष साक्षात्कार, परोक्ष परीक्षा और कार्य पर परीक्षण जैसी परीक्षा या उपायों का समर्थन उस समय किया जाता है। तो इसमें 4 विधाओं को शामिल किया गया: धर्मोपद्या, अर्थोपद्या, कामापद्या और भयोपद्या। धर्मोपद्या के अंदर धर्म की परीक्षा या हृदय की पवित्रता से संबंधित बात होती थी। अर्थोपद्या में धन का लालच देकर कि व्यक्ति ईमानदार है या लालची है, इस चीज़ का परीक्षण किया जाता था। कामापद्या में व्यक्ति के चरित्र का और उसके आचरण की शुद्धता का परीक्षण किया जाता था। और भयोपद्या में व्यक्ति की निडरता और उसकी बहादुरी का परीक्षण किया जाता था। आचार्य ने बताया कि धर्मोपद्या उत्तीर्ण कर लें वह न्यायालय में, क्योंकि हृदय की पवित्रता वाला व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, इसलिए जो धर्मोपद्या परीक्षा पास कर लेता था उसको न्यायालय में नियुक्ति दी जाती थी। अर्थोपद्या उत्तीर्ण कर ले उसको अमात्य, सन्निधाता और समाहर्ता जैसे अमात्यों का पद दिया जाता था, ताकि किसी लालच में आकर किसी गरीब के साथ अन्याय न करें। कामापद्या उत्तीर्ण करने वाले को अंतपुर रक्षक बनाया जाता। अंतपुर का अभिप्राय है कि जहाँ स्त्रियाँ रहती थी। भयोपद्या वाले को अंगरक्षक नियुक्त किया जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति निडर होता था। और जो चारों परीक्षा में खरा उतरे वो मंत्री बनाया जाता था। मंत्री से आप जानते हैं कि
राजा के बाद में मंत्रिपरिषद, हमने कल के वीडियो में देखा था, पद सोपानी क्रम में दूसरे नंबर पर मंत्रिपरिषद ही आती थी, और मंत्रिपरिषद में जो व्यक्ति होता था वो मंत्रीगण, उसमें ये चारों योग्यताएं या चारों परीक्षाओं में पास होना आवश्यक था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम पद सोपान और वेतनमान की। पद सोपान सिद्धांत पर उस काल में वेतनमान का निश्चयकरण किया गया था, और ये प्राधिकार और उत्तरदायित्व के अनुसार था। जिसके प्राधिकार और उत्तरदायित्व जितने अधिक पद सोपानी क्रम में, उसको उतना ही ऊंचा पद दिया जाता था। प्राधिकार से मतलब सत्ता से होता है, और उत्तरदायित्व से मतलब उसकी जिम्मेदारी से होता है। जितना ज़्यादा सत्ता और जिम्मेदारी होती थी, उसको पद सोपानी क्रम में उतना ही उच्च स्थान दिया जाता था, और उसका वेतन भी उच्च हुआ करता था। वेतनमान निश्चयकरण करने के दो सिद्धांत थे कि वेतन इतना अवश्य दिया जाना चाहिए कि उसका जीवन सरलता से व्यतीत हो सके, और दूसरा उसका अभिप्रेरणात्मक स्तर नहीं गिरना चाहिए कि वो संगठन या राजा के नीचे कार्य करने से ही मना कर दें। अभिप्रेरणा स्तर इतना तो अवश्य होना चाहिए कि वो कार्य निरंतर करता रहे। इसके बारे में हम मास्लो और हर्जबर्ग सिद्धांत आगे के वीडियो में देखेंगे। अभिप्रेरणा स्तर की उसमें अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। और पद सोपान की बात करें तो सबसे ऊंचे का क्रम राजा का होता था, सर्वोच्च और केंद्रीय प्रबंधक स्थिति राजा की होती थी। आपने पिछले वीडियो में देखा था, पद सोपानी क्रम में सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के नीचे अमात्य, अमात्यों के नीचे विभागाध्यक्ष होते थे, और विभागाध्यक्ष के नीचे अन्य कर्मचारी कार्य करते थे। तो सबसे ऊंचा राजा का पद होता था, और उसके बाद में मंत्रीगण हो गए। तो वेतनमान के दृष्टिकोण से देखें तो इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले क्रम में मंत्री, पुरोहित, युवराज आदि व्यक्ति आते थे, और इनका वेतनमान सबसे अधिक होता था। 48,000 पण, उस समय पण में नापी जाती थी मुद्रा, तो 48,000 पण दिए जाते थे। दूसरे स्तर में सन्निधाता, समाहर्ता जैसे अमात्य को शामिल किया जाता था, और इनको 24,000 पण वेतन दिया जाता था। तृतीय स्तर पर दंडपाल, नायक जैसे पद शामिल थे, और इनको 12,000 पण दिया जाता था। और फिर नीचे जो निम्नतम वेतनमान होता था वो भी 60 पण से नीचे नहीं होता था, और 60 पण जो पशुचारक होते थे, परिचारक जिसको बोलते थे, उनको वेतन 60 पण से नीचे नहीं दिया जाता था। ये मंथली वेतन है। कर्मचारियों को उनके कार्यों और पदानुसार ही वेतन दिया जाता था। अब है पदोन्नति। अर्थशास्त्र अनुसार राजा को चाहिए कि गुप्तचरों की सहायता से ईमानदार कार्मिकों को पता लगाकर उसे पुरस्कृत करें, और कर्तव्य विमुख कार्मिकों को दंडित करें। आज भी व्यवस्था है पदोन्नति की। उसी प्रकार अगर हम अर्थशास्त्र में देखते हैं तो ये पूरा वर्णन मिलता है कि जो दंड और अपराध सिद्ध होते थे, दोष की प्रकृति के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने कार्मिकों के लिए आचार संहिता का भी निर्माण किया था। राजा व अन्य उच्चाधिकारियों के सामने अधीनस्थ के शालीन और उत्तम व्यवहार की विस्तृत व्याख्या इस निरूपण में मिलती है। और जो नियम विरुद्ध व्यवहार करता था, उन्हें पदोन्नति भी कर दी जाती थी, उनको पद से पदच्युत भी कर दिया जाता था, हटा भी दिया जाता था, और या उनको नीचे का पद दे दिया जाता था। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण और अवकाश की। ये सभी देखो कार्मिक प्रशासन में आज भी यही चीज़ें शामिल की जाती है, उस समय भी यही है। स्थानांतरण में कौटिल्य स्थानांतरण के समर्थक नहीं थे। वो चाहते थे कि एक पद पर रहकर व्यक्ति उससे संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाएं सीखता है, और अगर हम स्थानांतरण उसका करते हैं तो वो दूसरा काम उतनी शुद्धता से नहीं कर पाएगा, इसलिए स्थानांतरण का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन कुछ दंड स्वरूप स्थानांतरण की बात कही गई है। उनकी मान्यता था कि राजमहल विभागों और राज्य के सीमांत रक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इस काम में निपुण हो जाते हैं और अपनी योग्यता का पूरा परिचय यहाँ पर दे पाते हैं। कौटिल्य अवकाश के भी विरोधी थे, किंतु अस्वस्थ होने और विशिष्ट कारण पर अवकाश दिए जाने की बात उन्होंने की थी। तो ये थी आज का कौटिल्य के कार्मिक प्रशासन पर विचार। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आज के कुछ सवालों की बात करते हैं। तो पहला सवाल नोट कीजिए, कौटिल्य ने कौन सी 4 प्रकार की विधाएं बताई है। दूसरा सवाल, मंत्रीगण बनने के लिए कौन सी 4 प्रकार की परीक्षा में खरा उतरना आवश्यक है।
तीसरा सवाल, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित कार्मिक प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।